हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज की इस वीडियो क्लास में बात करने वाले क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान और हिस्ट्री का पहला लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद। और इसके फर्स्ट लेसन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसमें जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चनों को लिया गया है और आप सभी इस सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो फर्स्ट लेसन से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। अभी दोस्तों हो रहा है 6:30। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन को देख रहे हैं। 7:30 बजे हम लोग बात करेंगे। 6:30 हो रहा है, 7:30 बजे हम लोग देखेंगे लोकतंत्र यानी पॉलिटी के या सिविक्स आप बोल सकते हैं, पॉलिटी या पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसको देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ जाते हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी प्रश्न लिया गया है। तो 7:30 बजे जुड़ना ना भूलें। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए, चलिए, और जितने भी प्रश्न आपको आ रहे हैं इसमें आप सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। सबसे फर्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और यहाँ पर पहला प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अधिकांश बच्चे यहाँ पर ऑप्शन सी दे रहे हैं, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर देते चलिए। और यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हैप्सनबर्ग और अर्लियान्सबर्ग, बोर्बो वंश, राजारशाही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बोर्बो वंश, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा नंबर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिपेटारिया या डायट? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। आप सभी दे रहे हैं कार्बोनरी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा नंबर, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का सही उत्तर जल्दी से बताएंगे और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। पांचवा नंबर प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल किस पद पर नियुक्त किया था? तो आप सभी जानते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेनापति, फ्रांस का राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, गेराबाल्डी पेशे का क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक? जल्दी से आंसर बताएंगे और आंसर बताते के साथ इस क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाता है तो जरूर लाइक करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाविक। गैरिबाल्डी पेशे का नाविक था। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन बताएंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लुई अठारहवां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय या बिस्मार्क? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य की स्थापना की थी या निर्माण किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, जाल्बेरिन कैसी संस्था थी? यहाँ पर दिया है क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की या विद्वानों की या पादरी एवं सामंतों की? तो आप सभी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा व्यापारियों की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम प्रथम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1864, 1866, 1870, 1871। तो इन 4 ऑप्शनों में अपना सही उत्तर दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, नेपल्स की संधि कब हुई? सॉरी, नेपल्स की क्रांति कब हुई? नेपल्स की क्रांति कब हुई? ऑप्शन है 1820, 1821, 1822, 1823। जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1821 ईस्वी में
नेपल्स की क्रांति हुई। ठीक है, आप सभी नेक्स्ट प्रश्न का देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए और यहाँ पर लिखा है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था और ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हैं। ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। चार ऑप्शन दिया गया है 1835, 1832, 1842, 1830। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1832 ईस्वी को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में क्या उभरा, यूनान। ठीक है, चलिए नंबर प्रश्न है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ, 1832 या 1815, 1810 और यहाँ पर सी ऑप्शन है 1831। तो आप सभी जानते हैं कार्बोनरी संगठन जो हुआ था 1810 ईस्वी में हुआ था, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एंडियानो पुल की संधि कब हुई। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं 1828 में, 1829, 1830, 1931। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। और एंड्रियानो पुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, तो याद रखेंगे तुर्की और रूस के बीच हुआ था। ठीक है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1829 ईस्वी में एंड्रियानो पुल की संधि तुर्की और रूस के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है एंड्रियानो पुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो अभी मैंने बताया आप सभी को तुर्की और रूस के बीच हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और यहाँ पर दिया है सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था, प्रसा और ब्रिटेन, फ्रांस, और प्रसा और रूस। आप सभी को चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में कौन सा सही आंसर है। तो आप सभी जानते हैं कि सेडान का जो युद्ध हुआ था वो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है किस देश का हंगरी पर पूर्णतः आधिपत्य था। ये आपके मॉडल पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चन आया था। यहाँ पे चार ऑप्शन है कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, तुर्की। तो चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, तो ऑस्ट्रिया का था, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है पोलैंड का विद्रोह को किसने कुचल दिया। तो याद रखेंगे रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी इसको जल्दी से, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं और इसको निकाल करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर आंसर भी दिया जाएगा। ठीक है, और आपको अच्छे तरीके से इसको अध्ययन भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर 20 नंबर 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच जो युद्ध हुआ था, आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि सेडान के में हुआ था। कहाँ कब हुआ था, इस युद्ध को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सेडान के युद्ध के नाम से जानते हैं। अभी हम लोगों ने दो तीन प्रश्न पूछा कि सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और पर्शिया के बीच। ठीक है, और सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो 1870 ईस्वी में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे नंबर प्रश्न है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यूनान। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से ही प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि इंपोर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। आप सभी अगर इस सभी क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आपको इस फर्स्ट चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। 22 नंबर क्वेश्चन है युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का विकास किया। चार ऑप्शन है मैजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी या बिस्मार्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे। तो याद रखेंगे युवा इटली संस्था का जो विकास किया मैजनी ने किया, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं 23 नंबर प्रश्न है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ या कूटनीतिक? ये प्रश्न अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ये एग्जाम में आता है, याद रखेंगे। बिस्मार्क जो था कूटनीतिक था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिक था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर या विक्टर एमेनुअल या विलियम प्रथम? आप सभी 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर देंगे और 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टर एमेनुअल। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लॉर्ड बायरन या कारतूथ या फ्रांसिस ड्रिक या विलियम प्रथम? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शनों में जो आपको सही आंसर लगे जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। गलती करेंगे तभी सीखेंगे, अगर गलती नहीं करते हैं तो नहीं सीख पाएंगे। आप गलती एक बार यहाँ पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल में गलती यहाँ पे गलती करने के बाद नहीं होगा। इसीलिए आप लोग गलत या सही जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप लोग जरूर बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड बायरन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जाल्वेराइन जल 26 नंबर प्रश्न है, जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? प्रसा, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया या फ्रांस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रसा ने किया। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, हंगरी की भाषा क्या थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, और इस बार 2024 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे है, हंगरी की भाषा क्या थी? इतावली, मैंग्यार, पोलिश या फ्रेंच? जल्दी से बताएंगे, या इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंग्यार थी। ठीक है, यहाँ पर इस एग्जाम में बार बार रिपीटेड होता है प्रश्न, हंगरी की भाषा क्या थी, तो याद रखेंगे मैंग्यार थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? आप सभी जानते हैं, रूस की, तुर्की की, यूनान की या फ्रांस की? जल्दी से कमेंट में बॉक्स में बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तुर्की की। कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मरियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी है जर्मनी। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। याद रखेंगे, मरियान जो था फ्रांस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था। ठीक है, चलिए इस यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है 30 नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, यूरोपीय सभ्यता, बढ़िया प्रश्न है और एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। यूरोपीय सभ्यता का यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? याद रखेंगे, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? जल्दी से आंसर बताएंगे। 1688, 1707, 1788 या 1807? यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं 32 नंबर, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का किस राजवंश का शासक था? यहाँ पर 4 ऑप्शन है और एग्जाम में पूछे जाएगा प्रश्न, और ये पूछा गया है, ट्यूडर या स्टुअर्ट या बुर्बो या रोमानो? आप सभी जानते हैं कि जितने भी एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है वो सभी प्रश्नों को लिया गया है, तो जल्दी से बताएं। आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बुर्बो वंश का। 33 नंबर है, नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1789, 1791, 1801, 1804। जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे। आप सभी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बता रहे हैं, ऑप्शन डी 1804 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 35 नंबर, वियना कांग्रेस में
कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे पूछा जाता है कि वियना कांग्रेस में कौन-कौन से राष्ट्र सम्मिलित हैं? तो याद रखेंगे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि वियना कांग्रेस में जर्मनी शामिल नहीं थे, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और की तरफ बढ़ेंगे। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? 4 ऑप्शन है, रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने या ऑस्ट्रिया ने। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर, और इस सही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रूस ने। ठीक है, चलिए यहाँ पर अच्छा प्रश्न है और एग्जाम में मोस्ट रिपोर्टेड प्रश्न है। याद रखेंगे, यंग इटली की संस्थापक कौन था? जायोवर्टी, काबूर, मैज़नी या गैरिबाल्डी। जल्दी से इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तरीय और उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है मैज़नी, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मैज़नी। ठीक है, यह क्वेश्चन आप सभी को बता दें, काबूर, गैरिबाल्डी और मैज़नी के कार्यों को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इसमें एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि काबूर, गैरिबाल्डी और मैज़नी के कार्यों की व्याख्या करें, और एक क्वेश्चन 5 नंबर या 3 नंबर में पूछे जाते हैं। आप सभी इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है कि 38 नंबर, फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना पसंद करूंगा? याद रखेंगे, लुई 16वां, नेपोलियन पापा ने, या लुई नेपोलियन ने, या चार्ल्स दसम ने। आप सभी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आप सभी जानते हैं कि चार्ल्स दसम की ये कथन है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उन्होंने, चार्ल्स दसम नहीं कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा है कि लकड़ी काटना पसंद करूंगा। याद रखेंगे। 39 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रसा का शासक कौन था? 4 कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी जानते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है नेपोलियन बोनापार्ट, बी है नेपोलियन तृतीय, विक्टर एनुअल, सी ऑप्शन है, ऑप्शन डी है विलियम प्रथम। आप सभी बता रहे हैं ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये प्रश्न इतना है कि आपको दोनों शिफ्टों में, या शिफ्ट 1 की बात करें या शिफ्ट 2 की बात करें, दोनों शिफ्टों में से किसी एक शिफ्ट में आ जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और जल्दी से बताने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है, और तो आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्की को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अब 41 नंबर प्रश्न, नेपोलियन ने जर्मनी की किस संघ की स्थापना की? यहाँ पे टेस्पेंडेंट संघ, या सिस्पेलाइन संघ, या राइन संघ, या इनमें से कोई नहीं। आप सभी शुरुआत में ही पढ़े थे कि जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किसने की? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। यानी जर्मनी ने किस संघ का स्थापना किया था? तो यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइन संघ। ठीक है, आप सभी इस प्रश्न को देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र बना? मतलब स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, वियना की संधि द्वारा, या कुस्तुनतुनिया की संधि, प्रांग की संधि, या एड्रियानोपुल की संधि। 42 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सभी जानते हैं एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा ही जो यूनान जो है एक राष्ट्र के रूप में क्या हुआ? स्थापना हुई, यानी एक राष्ट्र की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। 43 नंबर है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? काबूर ने, मैज़नी, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी। आप सभी को मैंने बताया कि काबूर, मैज़नी और गैरिबाल्डी के कार्यों को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे सारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी इनको अच्छे तरीके से एक बार में समझ नहीं आता, 2 बार में पढ़िए। ठीक है, उसके बाद मैं तो पढ़ाऊंगा ही। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से बता देंगे आप सभी। तो इस सभी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैज़नी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है 44 नंबर प्रश्न है, नो गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, या ब्रिटेन में? जल्दी से 44 नंबर क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो आप सभी जानते हैं कि इटली में हुआ था। नो गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 45 नंबर, मेटरनिक कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्ट्रिया का चांसलर। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रसा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, या रूस का जार? रूस का जार। रूस में राजा को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक हुआ करता था।
46 नंबर प्रश्न देखेंगे, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन है, 1810, 1815, 1830 या 1848। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। आप सभी जानते हैं कार्बोनरी की जो स्थापना हुई थी 1810 ईस्वी में हुई थी, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य या संवैधानिक राजतंत्र। आप सभी जानते हैं 1830 के बाद से फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे बताइएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, बिस्मार्क, काबूर ने, मैजनी ने या गैरिबाल्डी ने। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती कुर्ती नामक संस्था का गठन किया था। 49 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रवाद का अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण काल के बाद से ही राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। रक्त और लौह की नीति की किसने अपनाई? बिस्मार्क ने, फेर्डिनांड विलियम चतुर्थ ने या विलियम प्रथम ने या गैरिबाल्डी ने। तो आप सभी जानते हैं रक्त और लौह की नीति जो था बिस्मार्क ने अपनाई, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। यहाँ पे 4 प्रश्न ऑप्शन दिए गए हैं, क्रीमिया का युद्ध, सुडाओ का युद्ध या पर्शिया डेनमार्क या सेडान का युद्ध। जल्दी से बताएंगे 51 नंबर प्रश्न का आंसर। तो आप सभी जानते हैं सेडान के युद्ध के बाद सेडान के युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ है? तो डेनमार्क का संधि या ग्रेस्टीन की संधि या प्राग की संधि या फ्रैंकफर्ट की संधि। यहाँ पर अभी हम लोग पढ़े कि किस युद्ध के बाद बोले तो याद रखेंगे सेडान के युद्ध के बाद, या सेडान के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो याद रखेंगे आप सभी कि फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि फ्रैंकफर्ट संधि के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, और इसका लास्ट हम लोग इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे और इसके जस्ट 7:30 बजे हम लोग फिर आएंगे इसी चैनल पे, और आने के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ठीक है, ये सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर होगा। चलिए, और जितने भी ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे उस सारे प्रश्नों को देखेंगे। जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या विक्टर एनुअल या विलियम प्रथम। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन तृतीय हुआ करता था। जर्मनी और इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक था, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बताइए कि मोस्ट इंपोर्टेंट 53 प्रश्न आपको कैसे लगे और आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी को मैं बता दूं कि आप लोग 7:30 बजे जुड़ना ना भूलें। 7:30 बजे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी फर्स्ट लेसन वहाँ पे चर्चा करेंगे। हर एक दिन एक एक चैप्टर करेंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। 7 से 8 दिनों में सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। जितने भी एसएसटी में 5 सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्टों को बारी बारी से हम लोग कवर करेंगे। आप सभी अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।